हेलो एंड वेलकम टू द जियो क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। बहुत दिनों के बाद हम इस चैनल पे मिल रहे हैं और कंटेंट के साथ मिल रहे हैं। ऐसे तो मैं आता रहता हूं, पर आपके सीयूईटी पीजी ज्योग्राफी का एग्जाम क्योंकि पास आ रहा है, आपकी प्रिपरेशन आई होप कि बहुत अच्छी चल रही है। आपने अपने प्रिपरेशन का कम से कम एक राउंड तो कर लिया है या ऑलमोस्ट करने वाले होंगे। अगर आप चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है हम लोगों का जो डेडलाइन है अपने सिलेबस को कंप्लीट करने का वो दिसंबर था। ठीक है, तो ये जो क्लासेस है ये मान के हुए हम लोग कर रहे हैं कि आपने ऑलरेडी एक बार पढ़ लिया है एंड पढ़ने के बाद आप लोग रिवीजन कर रहे हो, तो दिस इज काइंड ऑफ रैपिड रिवीजन प्रोग्राम। ठीक है, तो ये आपको हेल्प करेगा थोड़े से जल्दी जल्दी रिवीजन करने में। कुछ इंपॉर्टेंट खास टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे अपने सीयूईटी पीजी ज्योग्राफी 2026 के एग्जाम के लिए। ठीक है जी, अगर आप लोगों ने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है या फिर सीरियसली नहीं कर दिया है पर मजे मजे में आ रहे हैं, तो बहुत टाइम है। तो टाइम ज्यादा नहीं है, टाइम बहुत कम है, सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का टाइम है आपके पास प्रिपरेशन करने के लिए। ओके, इस 2 महीने का सदुपयोग करो। ये अगर आप लोग खुद से प्लान नहीं कर पा रहे हो, पढ़ नहीं पा रहे हो, सिलेबस को ढूंढ नहीं पा रहे हो, तो ये कोर्स आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम लोग कंप्लीट ज्योग्राफी के सिलेबस को हमने कवर किया है। जनवरी से इसका जो रैपिड इसके अंदर जो हमारा क्रैश कोर्स है वो स्टार्ट हो जाएगा। फेब में फुल टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगा, जिसका सारा डिटेल ऐप पे भी है एंड डिस्क्रिप्शन वगैरह सब जगह आपको मिल जाएगा। बाकी इसके बारे में कुछ जानना है तो ये नीचे नंबर चल रहा है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ऐप पे भी मैसेज कर दोगे, ऐप का लिंक भी सब जगह है। तो अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो तो यू आर सजेस्टेड कि आप ये कोर्स ज्वाइन कर लें। अच्छा कोर्स है, अच्छा कंटेंट है, अच्छे टेस्ट हैं। ठीक है, इसमें आपको कोई कमी नहीं लगेगी। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जैसे कि आपने देखा कि हमारा टॉपिक है इंटीरियर ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक स्थिति। पृथ्वी की आंतरिक स्थिति का क्या मतलब हुआ कि ये धरती है, धरती के अंदर ऐसे तुम जाते जाओगे तो धरती के अंदर कुछ कुछ मिलता जाएगा। अब नाउ इट इज नॉट पॉसिबल कि आप तुम धरती के नीचे जाते जाओ गड्ढा खोद के, है ना। एक लिमिट है, क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं टेम्परेचर भी बढ़ता है, प्रेशर भी बढ़ता है एंड एक्सेसिबल भी नहीं है कि आपके पास टेक्नोलॉजी भी इतनी नहीं है कि आप बहुत नीचे तक जा सको। तो हम लोग इसकी जब स्टडी करते हैं इंटीरियर ऑफ अर्थ की, तो डेटा का जो सोर्स होता है वो 2 होता है। या तो आप डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या, आप गड्ढा खोद के अंदर जाओ, देख के आओगे कि नीचे कौन सा मेटल है, कितना टेम्परेचर है, कितना क्या है। अब ना ये तो एकदम पागल वाली बात हुई ना कि हम नीचे गड्ढा खोद के इतना जाएं, 6000 किलोमीटर तो इसका हाफ तक पहुंच पाएंगे, इतना तो पॉसिबल ही नहीं है। उसने कहा ठीक है, नहीं पॉसिबल है, क्या किया जाए। तो हम लोग यूज करते हैं इनडायरेक्ट सोर्सेज का। इनडायरेक्ट सोर्सेज का मतलब कि वो सोर्सेज जो कि धरती के इंटीरियर से जुड़ा हुआ है इन वन वे और अनदर, एक तरीके या दूसरे तरीके से धरती के इंटीरियर के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कि हमने अंदर की प्रेशर के कंडीशन को नोट कर लिया कि प्रेशर का कंडीशन कैसा है, उसके हिसाब से हम लोग जान सकते हैं। टेम्परेचर का कंडीशन अगर हमको सोर्सेज से मिल जाए उससे हम लोग जान सकते हैं। ओरिजिन ऑफ अर्थ का हम लोग जानते हैं कि ओरिजिन ऑफ अर्थ कैसे हुआ है, उससे हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह के बहुत सारे तरीके हैं जिसके द्वारा हम लोग ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि पृथ्वी के नीचे का इंटीरियर स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो क्या होता है, मैग्मा लावा बाहर निकलता है, उसकी स्टडी करके आप लोग जान सकते हो कि इसके अंदर क्या मिल रहा है या फिर मिल सकता है। तो इस सब से हम लोग पता कर सकते हैं कि क्या है पृथ्वी के नीचे। लेकिन जो सबसे अच्छा सोर्स है समझने का वो है हमारा अर्थक्वेक वेव्स, जिसको हम लोग सिस्मिक वेव्स भी कहते हैं। तो सिस्मिक वेव्स क्या है, जो ये अर्थक्वेक वेव्स होते हैं उसको हम लोग सिस्मिक वेव्स कहते हैं। यानी कि पृथ्वी के अंदर मान लो कहीं से प्रेशर रिलीज होता है, कोई प्लेट मूवमेंट होता है, कुछ भी इस तरह की घटना होती है, तो जो एनर्जी यहाँ पे स्टोर्ड होता है ना वो वेव्स के फॉर्म में बाहर आती है धरती तक, सिस्मिक वेव्स के फॉर्म में, अर्थक्वेक वेव्स के फॉर्म में बाहर आती है। तो इसका अगर हम लोग ऑब्जर्वेशन कर लें, रिकॉर्ड कर लें, तो हम लोगों को पता लग जाएगा, क्योंकि हर वेव की प्रॉपर्टी अलग अलग है। तो उस प्रॉपर्टी को समझ के हम लोग ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई कि पृथ्वी के नीचे का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, तो ये मेन तरीका होता है। तो अगर आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इंटीरियर ऑफ अर्थ जो है वो जियोलॉजी का टॉपिक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है हम लोगों का स्टडी करने के लिए, क्योंकि एंडोजेनिक प्रोसेसेस लैंड फॉर्म के फॉर्मेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन पॉसिबल नहीं है तो सिस्मोलॉजी क्या है, ये जो सिस्मिक वेव्स हैं, अर्थक्वेक वेव्स हैं, इसकी स्टडी को हम लोग सिस्मोलॉजी कहते हैं। तो सिस्मोलॉजी एक इंपॉर्टेंट टूल बन गया है हमारी इंडायरेक्ट स्टडी के लिए। अब क्या क्या हो सकता है, जैसे ये वल्कनिज्म है, अर्थक्वेक, सिस्मोलॉजी, यही सब चीजें। अब चलते हैं हम लोग, ये तो बता ही दिया मैंने, अब चलते हैं देखो आगे कि ये जो सिस्मोलॉजी है ये क्या है। सिस्मोलॉजी का मतलब है कि जो ये अर्थक्वेक वेव्स है जब ये निकलता है, इसको एक यंत्र होता है सिस्मोग्राफ,
सिस्मोग्राफ के ऊपर अर्थक्वेक के वेव्स को रिकॉर्ड किया जाता है। अब ये वेव्स कितनी देर बाद आया, कितने ड्यूरेशन के लिए आया, कितने इंटरवल के बाद आया, इसको गेस करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि इंटीरियर की स्थिति कैसी है। अब ये वेव्स कितने प्रकार के होते हैं वो तो जानेंगे, उससे पहले जानो फोकस एंड एपिसेंटर क्या होता है। इस पे सीयूईटी पीजी में क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो, धरती के ठीक नीचे, आपके सरफेस के ठीक नीचे जहां पे अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, उस फॉल्ट लाइन या फोल्ड लाइन के अराउंड जहां पे अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, ठीक है, प्लेट से एनर्जी रिलीज होती है, तो उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं फोकस या फिर हाइपोसेंटर। एंड अगर उसके ठीक परपेंडिकुलरली हम ऊपर चले जाएं, जिस पॉइंट पे अर्थक्वेक का वेव सबसे पहले रिकॉर्ड होगा, उसको कहते हैं एपिसेंटर। तो फोकस क्या है? फोकस हमेशा द पॉइंट इनसाइड द अर्थ वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेट, वो पॉइंट धरती के नीचे जहां से अर्थक्वेक की उत्पत्ति हो रही है, उसको फोकस कहते हैं। एपिसेंटर क्या है? वो पॉइंट जस्ट अबव द फोकस जहां पे क्या हो रहा है, सिस्मिक वेव सबसे पहले एक्सपीरियंस किया जा रहा है, रिकॉर्ड किया जा रहा है, दैट इज एपिसेंटर। नाउ ये जो सिस्मिक वेव्स होते हैं, ये तीन तरीके के होते हैं, पी वेव, एस वेव एंड एल वेव। पी मतलब प्राइमरी वेव्स, एस मतलब सेकेंडरी वेव, एल मतलब सरफेस वेव्स। अब पी मतलब प्राइमरी का क्या मतलब हुआ, जो सबसे पहले आता है, जो सिस्मोग्राफ पे सबसे पहले रिकॉर्ड होता है। एस वेव क्या होता है, जो उसके बाद रिकॉर्ड होता है। एल वेव क्या होता है, जो सबसे एंड में रिकॉर्ड होता है। इसके बारे में दो तीन बातें जानो कि द प्राइमरी वेव इज द फास्टेस्ट वेव। पी वेव सबसे पहले रिकॉर्ड होता है, वो सबसे पहले वहीं से रिलीज हो रहा है तो आ रहा है। एंड ये कंप्रेशनल होता है, जैसे स्प्रिंग को ऐसे खींच के छोड़ दोगे तो वो कंप्रेशन से ऐसे होता है ना वेव, उस तरह का वेव होता है। सेकेंडरी वेव प्राइमरी वेव से स्लोअर होता है एंड ये ट्रेवर्स वेव है, डिस्टॉर्शनल वेव। एंड ये जो एल वेव्स है, सरफेस वेव, ये वो वेव होता है जो कि अर्थ का जो मैटर है, जो लिथोस्फेरिक मैटर है, उसके साथ इंटरेक्ट करता है एंड सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन करता है। तो जब अर्थक्वेक का समय आता है तो कौन सा वेव सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन करता है? सरफेस वेव या एल वेव। क्यों? क्योंकि ये अर्थ के मटेरियल के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, ठीक है। प्राइमरी वेव कैसा होता है? कंप्रेशनल होता है, ठीक है जी। तो पी वेव, एस वेव, एल वेव। नाउ इन सभी वेव की प्रॉपर्टी है, इंटीरियर पता करने के लिए हम दो वेव की प्रॉपर्टी को पकड़ के चलते हैं। कौन से दो वेव की? पी वेव एंड एस वेव की प्रॉपर्टी। और कौन सी प्रॉपर्टी? कि वो किस मीडियम में ट्रेवल कर सकता है, किस मीडियम में ट्रेवल नहीं कर सकता है, ये वाली प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी क्या है? ये प्रॉपर्टी है कि जो पी वेव होता है सर, ये सॉलिड और लिक्विड दोनों में ट्रेवल कर सकता है। सॉलिड मीडियम आए या फिर लिक्विड मीडियम आए, ये दोनों में ट्रेवल कर सकता है, ठीक है सर। जो एस वेव होता है वो सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल कर सकता है, मतलब वो लिक्विड में नहीं पास कर सकता। तो मान लो कि यहां पे अर्थ का स्ट्रक्चर है, जहां पे सॉलिड होगा वहां पे पी वेव भी दिखाई देगा, एस वेव भी दिखाई देगा। लेकिन जहां पे लिक्विड होगा, क्योंकि एस वेव सिर्फ सॉलिड्स में चलते हैं, तो जहां पे लिक्विड होगा वहां पे एस वेव दिखाई ही नहीं देगा। तो मान लो अगर अर्थ की स्टडी करते हुए तुम ये देखते हो कि तुमको पी वेव दिखाई दे रहा है लेकिन एस वेव नहीं दिखाई दे रहा है, तो तुम क्या प्रेडिक्ट करोगे? तुम ये प्रेडिक्ट करोगे कि एस वेव तो लिक्विड से जा नहीं सकता है, तो एस वेव आया नहीं, इसीलिए मतलब अंदर कहीं ना कहीं लिक्विड है, ठीक है जी, ओके। अब ये जो पी वेव होता है, इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये सॉलिड एंड लिक्विड दोनों से पास हो सकता है, ठीक, बट दोनों में इसकी स्पीड में परिवर्तन होता है, ठीक है। जैसे लाइट हम मारते हैं ना, तो एयर से जाता है। अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया हो 10th में तो आपको याद होगा, एयर से मारोगे, मान लो यहाँ पे पानी का जग है तो राइट डिफ्लेक्ट होता है ना, टर्न हो जाता है ना। ये एक्सपेरिमेंट आपने किया होगा अगर आपको याद हो तो, कि इस तरह से हम एक बीकर रखते थे, इसमें पानी भर देते थे, यहां से ऐसे लाइट का एक ऐसे रे मारते थे, तो यहाँ पे जाके पानी से क्या होता, वो थोड़ा ऐसे मुड़ जाता था। क्यों? क्योंकि लिक्विड में उसकी स्पीड चेंज हो जाती थी। सेम यहाँ पे होता है एस वेव के साथ, प्राइमरी वेव के साथ, पी वेव के साथ। क्या? कि सॉलिड एंड लिक्विड में इसकी स्पीड अलग अलग होती है। तो अगर मीडियम चेंज होगा तो धरती के अंदर इसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो ये दो प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम लोग अर्थ के इंटीरियर को समझ सकते हैं, ओके। अब यहां पर एल वेव को हम लोग सरफेस वेव कहते हैं, दिस इज द स्लोएस्ट वेव। एंड इसका जो डिस्ट्रक्टिव नेचर होता है, पृथ्वी पे जो भी अर्थक्वेक से डिस्ट्रक्शन आप लोग नोटिस करते हो, ये किसके कारण होता है? एल वेव के कारण होता है। वेरी गुड। अब चलो आगे। पृथ्वी में हमने देखा पी वेव, प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव। आपने कहा ठीक है सर। तो हमने क्या किया, इसकी स्टडी की, पी वेव को प्रोपोगेट करवाया, यहां से निकाला। तो क्या देखा हमने कि पी वेव यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फिर ऐसे आके यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। तो आपने इसमें नोटिस किया कि इसका ना एक
शैडो जोन, शैडो जोन क्या है कि पृथ्वी के वो पार्ट जहां पे आपका एस पी वेव रिकॉर्ड नहीं, ठीक है, यहां से गायब। आपने कहा ठीक है सर। फिर आपने क्या किया, एस वेव की स्टडी की, यहां से आपने मान लो प्रोपोगेट किया, तो आपने क्या देखा कि ये ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में कहीं पे भी आपको एस वेव एक्सपीरियंस नहीं होता। तो आपने क्या नोटिस किया कि अभी क्या बताया था मैंने कि लिक्विड से नहीं जाता है। दूसरा चीज आपने क्या एक्सपीरियंस किया कि इसके बाद वाला जो पार्ट है इसमें आपका एस वेव रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। तो इससे आप क्या अनुमान लगाओगे एज ए साइंटिस्ट कि हो ना हो यहां पे क्या है, लिक्विड है, ठीक है। और फिर तुमने कहा कि लेकिन इसमें भी तो मिल रहा है, इसमें भी तो आपका ये पी वेव का जो शैडो जोन है वो मिल रहा है। तो आपने क्या कहा कि हाँ हमने बोला तो था अभी कि वो डिफ्लेक्ट करता है, तो यहाँ पे सॉलिड था तो वो ऐसे जा रहा था, फिर वो डिफ्लेक्ट कर गया लिक्विड में जाके, फिर सॉलिड में गया तो उसका स्पीड चेंज हुआ तो और फिर डिफ्लेक्ट कर गया। तो इन डिफ्लेक्शंस के कारण एक शैडो जोन पी का भी बनता है। तो इससे क्या मेजर बात पता लगी कि जो कोर है हो ना हो उसमें लिक्विड कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं। ओके, अब ये शेडो जोन कितने का बनता है, तो देखो कुछ बुक्स ने इसका 42 से 102 माना है, कुछ बुक्स में 45 से 105 है। तो मानने के लिए ये मानो कि पी वेव का शेडो जोन लगभग लगभग 102 से 142 या फिर 105 से 145 होता है, जबकि एस वेव का शेडो जोन सबसे ज्यादा होता है 105 डिग्री से 105 डिग्री या 102 डिग्री से 102 डिग्री। ये दोनों वैल्यू याद रखना, जो भी एग्जाम में है उस हिसाब से चेंज कर देना, 105 या 102, ठीक है। तो ये हो गया वेव्स के बारे में। अब इसके बेसिस पे क्या प्रेडिक्ट कर दिया हमने कि अंदर लिक्विड है, तो इसके बेसिस पे अब क्या करोगे कि नीचे की जो लेयरिंग है उसको समझने की कोशिश करोगे। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग लेयर सिस्टम बनाने की कोशिश की। सबसे पहले आते हैं सुवेस। सुवेस ने 3 लेयर थ्योरी दिया। कौन कौन सी, इसने कहा जो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ जो है उसको उसने दिया सियाल। सियाल मतलब सिलिका एंड एल्यूमिनियम। तो ये कहता है जो सबसे ऊपर वाला परत है उसको हम लोग सियाल कह रहे हैं, क्योंकि इसमें मोस्ट प्रेजेंस तो तुमको दिखाई देता है वो सिलिका एंड एल्यूमिनियम का दिखाई देता है। अब ये जो है जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है अपना, जो महाद्वीपीय भाग है, ये सियाल का बना हुआ है, ग्रेनिटिक स्ट्रक्चर है, और इसका जो डेंसिटी है लगभग 2.7 से 2.9 की होती है, ठीक है। फिर कहता है अगर और नीचे जाओगे सियाल के नीचे तो तुमको सीमा मिलेगी। सीमा कौन, सियाल सिलिका एंड मैग्नीशियम, सीमा मिलेगी। सीमा बेसाल्टिक होता है। अब ये बेसाल्टिक क्या है और ये सब क्या है ये हम रॉक वाली क्लास में थोड़ा देखेंगे। तो बेसाल्टिक होगा और इसका जो डेंसिटी होगा ये ऊपर वाले लेयर्स की डेंसिटी से अधिक होगा। कितना होगा, 2.9 से 4.7। फिर कहता है उससे भी नीचे अगर जाओगे तो तुमको नीफे की लेयर मिलेगी। नीफे क्या है, निकल एंड फेरस। फेरस क्या होता है, आयरन। अब ये जो पार्ट है ये सबसे हाईएस्ट डेंसिटी वाला पार्ट है, लगभग 11 की डेंसिटी यहाँ पे मिलती है। एंड पृथ्वी का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि सारा का सारा फेरस यहाँ पे कंसंट्रेटेड है, पृथ्वी की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो आपको यहां से देखने को मिलती है। तो इसने क्या कहा सुएस ने कि 3 लेयर है, सियाल, सीमा, नीफे। सिलिका एल्यूमिनियम, सिलिका मैग्नीशियम एंड निकल फेरस। सबसे ऊपर सियाल, सीमा, नीफे। उसने कहा ठीक है एक और लेयर को हम लोग पढ़ लेते हैं। एक जनरलाइज्ड लेयर सिस्टम है। जनरलाइज्ड लेयर सिस्टम क्या कहता है सर कि पृथ्वी का 3 लेयर है, सब लोग वही कहें, बस नाम बदल दिया। इसने कहा जो ऊपर वाला लेयर है जिसमें सिलिका एंड एल्यूमिनियम की अधिकता में मिलता है, जो अपर मोस्ट ऊपर का 100 किलोमीटर की थिकनेस वाला एरिया है, पृथ्वी के पूरे एरिया का ऊपर के जो 100 किलोमीटर की थिकनेस वाला एरिया है, ये कहता है इसको सर हम लोग लिथोस्फेयर कहेंगे, जो कि मेनली ग्रेनिटिक सिलिका एल्यूमिनियम से बना हुआ है। आउटर सबसे रिजिड लेयर है जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं। कहा ठीक है मान लो, मानने में क्या है। फिर कहता है उसके नीचे अगर जाओगे तो आपको पायरोस्फेयर मिलेगा। उसने कहा ठीक है पायरोस्फेयर कहां तक, लगभग 2780 किलोमीटर नीचे, 100 किलोमीटर डेप्थ से लेके 2780 किलोमीटर नीचे। कहां पे, ये जो पूरा का पूरा थिक मास है डोमिनेटेड बाय बेसाल्टिक रॉक। ऊपर वाला कौन सा था, ग्रेनिटिक रॉक। बीच वाला कौन सा है, बेसाल्टिक रॉक, जिसकी एवरेज डेंसिटी लगभग 5.6 के आसपास है। इसको इसने कहा ये पायरोस्फेयर है। पायरोस्फेयर के अंदर क्या होता है, कन्वेक्शन करंट मूव करते हैं, जो कि प्लेट्स के मोशन में काम देता है। उसने कहा ठीक है वेरी गुड। फिर आता है कौन सा, बैरिस्फेयर। बैरिस्फेयर क्या कहा कि जो सबसे नीचे वाला लेयर है, 2800 किलोमीटर की डेप्थ तक तुम गए थे, उसके नीचे वाला जो लेयर है, लास्ट वाला जो अंदर का सॉलिड मास है जिसमें आयरन फेरस है, उसका नाम इसने लिया ब्रायोस्फेयर। कहा ठीक है, तो 3 लेयर हो गए। कौन कौन से लेयर हो गए, पहला हो गया लिथोस्फेयर, फिर हो गया पायरोस्फेयर, फिर हो गया ब्रायोस्फेयर। अब इसके बीच में
एक और लेयर होता है, इस लेयर को हम लोग कहते हैं एस्थीनोस्फेयर। अब एस्थीनोस्फेयर कौन सा लेयर है? एस्थीनोस्फेयर वो लेयर है जहां पे मैग्नेटिक प्लास्टिक मैग्मा मिलता है, ठीक है, प्लास्टिक प्रॉपर्टी के साथ, जिसके ऊपर हमारे जो प्लेट टेक्टोनिक्स वाले प्लेट होते हैं, ये जो कॉन्टिनेंटल मूवमेंट होता है ना, प्लेट्स का जो मूवमेंट होता है वो एस्थीनोस्फेयर के ऊपर होता है। तो एस्थीनोस्फेयर क्या है? एक प्लास्टिक लेयर है, इलास्टिक लेयर है, ठीक है, मैग्मा का, हॉट मैग्मा का, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? एस्थीनोस्फेयर कहते हैं। वेरी गुड। लेकिन जो सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट थ्योरी है पृथ्वी के इंटीरियर ऑफ अर्थ का, जो मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग हम लोग मानते हैं, हम लोग कहते हैं पृथ्वी का 3 परत, सिंपल बात, क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब इसका जो डिवीजन है वो किस पे बेसिस पे किया? जो सिस्मिक वेव का ट्रेवल स्पीड था, ट्रेवल का पाथ था और वेलोसिटी थी, मतलब स्पीड एंड उसका जो रास्ता था, उसके बेसिस पे हमने मॉडर्न कॉन्सेप्ट बनाया। हमने कहा कि क्रस्ट होता है, मेंटल होता है, कोर होता है, डिफिकल्ट बात नहीं करनी। उसने कहा ठीक है मान लो, तो कहता है सबसे ऊपर क्रस्ट होता है, सबसे ऊपर क्रस्ट होता है, ठीक है, उसकी जो डेंसिटी होती है उसको भी हम 2 भाग में बांट सकते हैं। ये जो क्रस्ट है इसको 2 भाग में बांट सकते हैं। ऊपर वाले को कहेंगे अपर क्रस्ट, नीचे वाले को कहेंगे लोअर क्रस्ट। अपर क्रस्ट में पी वेव्स थोड़ा स्लो होता है एंड लोअर क्रस्ट में और फास्ट होता है। अपर क्रस्ट की जो डेंसिटी होती है वो 2.8 होती है एंड लोअर क्रस्ट की जो डेंसिटी होती है वो 3 होती है। नाउ ये वाला जो क्रस्ट है, इसकी जो थिकनेस है वो लगभग मान लो ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल के बेसिस पे चेंज होता है। 30 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के बीच में क्रस्ट की मोटाई हो सकती है, ठीक है जी, वेरी गुड। उसके बाद आता है आपका मेंटल। मेंटल क्रस्ट जहां पे खत्म होता है, बेस ऑफ क्रस्ट से स्टार्ट होता है एंड क्रस्ट से फिर नीचे 2900 किलोमीटर तक जाता है। इसका जो एवरेज डेंसिटी है वो 4.6 है। इसमें इंपॉर्टेंट जो याद करने वाली लाइन है वो ये है कि ये पृथ्वी के टोटल मास का 68% एंड पृथ्वी के टोटल वॉल्यूम का 83% पार्ट को फॉर्म करता है। तो पृथ्वी का जो मेजर मास एंड मेजर वॉल्यूम है वो हमारा मेंटल होल्ड करता है, ठीक है। मेंटल के नीचे क्या पाया जाता है? हमारा कोर पाया जाता है। 2900 किलोमीटर से स्टार्ट करके पूरे डीप तक चले जाओगे तो कोर आता है। कोर को भी 2 भाग में डिवाइड करते हैं, आउटर कोर एंड इनर कोर, ठीक है जी। इसका जो डेंसिटी है वो लगभग 12.3 से 13.6 के बीच में होती है एंड मोस्ट प्रोमिनेंटली यहां पे क्या होता है? आयरन एंड फेरस पाया जाता है। ये पृथ्वी के वॉल्यूम का 16% एंड मास का 32% फॉर्म करते हैं। तो देखो जो क्रस्ट है उसका सबसे कम है, 1% से भी कम है, और मेंटल एंड कोर मिलकर मेजर ऑफ द अर्थ मास को फॉर्म करते हैं, ठीक है जी, वेरी गुड। अब ये जो कोर है, क्योंकि तुमने क्या देखा था इसमें लिक्विड मिलना चाहिए, तो ये कोर को अगर अपर एंड लोअर कोर में बांटते हो तो जो ऊपर वाला कोर का पार्ट है मेंटल के जस्ट नीचे वाला, वो आपका मोल्टेन स्थिति में, लिक्विड स्थिति में, इसीलिए वहां पे एस वेव क्या होता है? डिसअपियर हो जाता है। जबकि जो कोर ऑफ द अर्थ है वो सॉलिड, ठीक है, क्योंकि वहां पे हमको क्या? पी वेव का डिफ्लेक्शन दिखाई देता है, प्राइमरी वेव का, इसीलिए इससे हमको पता लग गया। तो क्या? क्रस्ट, मेंटल, कोर। अब ये जो क्रस्ट, मेंटल, कोर है ना, इनके बांटने के लिए कुछ कुछ लेयर है। तो देखो क्रस्ट एंड मेंटल को जो बांटता है उसको हम लोग कहते हैं मोहो डिस्कंटिन्यूटी। ये डिस्कंटिन्यूटीज याद रखना, क्वेश्चन बनेगा। क्रस्ट एंड मेंटल को डिवाइड करने वाले लेयर को कहते हैं मोहो डिस्कंटिन्यूटी एंड मेंटल एंड कोर को डिवाइड करने वाले को कहते हैं गटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है। पहले ये 2 हो, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट और मेंटल को सेपरेट किया मोहो डिस्कंटिन्यूटी, मेंटल एंड कोर को सेपरेट किया गटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। लेकिन अभी हमने बात की कि हम क्रस्ट को भी 2 भाग में बांटते हैं, अपर लोअर, फिर मेंटल को भी 2 पार्ट में बांटते हैं, अपर लोअर, फिर नीचे भी 2 पार्ट में कोर को बांटते हैं, अपर लोअर। तो अपर एंड लोअर कोर को अपर एंड लोअर क्रस्ट को जो बांटने वाला लेयर है उसको कहते हैं कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है। अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल को जो बांटने वाला लेयर है उसको कहते हैं रेपिटी डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है। एंड आउटर कोर एंड इनर कोर, अपर कोर या इनर कोर को बांटने वाला जो लेयर है उसको कहते हैं लेमन डिस्कंटिन्यूटी। तो पृथ्वी के नीचे टोटल कितने डिस्कंटिन्यूटी हुई? 5। पहला कौन सा? अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट को बांट रहा है, कोनार्ड। फिर लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल को बांट रहा है, मोहो। फिर अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल को बांट रहा है, रेपिटी। फिर लोअर मेंटल एंड अपर कोर को बांट रहा है, गटनबर्ग। एंड फिर अपर कोर एंड लोअर कोर को बांट रहा है, लेमन डिस्कंटिन्यूटी।
तो ये डिसकंटिन्यूटीज याद रखेंगे। तो ये बेसिक बात थी आपकी, जो डिवीजन क्लासिफिकेशन के मेथड है वो क्या लेके, वो पृथ्वी के इंटीरियर के स्ट्रक्चर को लेके। ठीक है जी, आशा है कि आप लोगों को समझ में आया। प्रोडक्टिव क्लास हम लोग करेंगे बकवास के बिना, कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा काम पे फोकस करें। तो ये थी आज की क्लास, आप इससे नोट्स बना लीजिए और इसको रिवाइज कर लीजिए। इसके जो मिनी टेस्ट होंगे, छोटे छोटे मैं आपको टेस्ट प्रोवाइड करूंगा, उसके लिए आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप का लिंक मिल जाएगा सब जगह। एंड अगर आप फुल कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, अभी भी टाइम है, अभी भी बहुत देर नहीं हुई, क्योंकि आपको पूरा सिलेबस भी मिल जाएगा। आप अपने पेज से अगले 15-20 दिन 10 दिन में आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। एंड फिर जनवरी में जो क्रैश कोर्स है उसमें तो आप लोग शामिल ही होंगे, फिर फुल टेस्ट सीरीज में भी शामिल होंगे, तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस पे अगर आप ऐप पे मैसेज करेंगे तो, क्योंकि हम लोगों का ईयर एंड ऑफर स्टार्ट होने वाला है, तो उस ऑफर के अंतर्गत आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। द जियो क्लास में अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अब रेगुलर रहेंगे हम लोग, कोशिश रहेगी रेगुलर रहने की। तो हम लोग ये क्विक सब कुछ खत्म करते जाएंगे। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। जय हिंद।